हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट पीवाईक्यू सीरीज हमने लॉन्च की है और उस सीरीज में फिजिक्स में हम आज सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के क्वेश्चंस। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या गिवन है। एक बात और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, बेटा इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो रहेंगे वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, उसके बाद हम देखेंगे वर्क, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा। बचे हुए पार्ट हमें वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोलिजन पावर, ये सब नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा क्या गिवन है। देखो, एक बात और भी मैं आपको कहूंगा कि आप जो वीडियो है उसका स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा। ठीक, चलो देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स so that its position vector is given by r vector equals to cos omega t x cap plus sin omega t y cap where omega is constant, which of the following is true। हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमसे पूछा है कि इन जो गिवन स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सा सही है। ठीक, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन पता लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए, तो वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिलता है dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो कोस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा साइन ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, एक्स कैप तो है ही, प्लस अब देखो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्योंकि एक्सेलरेशन की भी बात की है तो वो भी हम निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम फाइनल अपने जो ऑप्शन गिवन है इसको चेक कर लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टाइम डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है तो देखिए अगेन साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा 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 स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी एक्स कैप, प्लस यहां पर देखिए कोस ओमेगा टी है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा पहले ही था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक, तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, बोल रहा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर और नॉट। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसका हमें कैसे पता चलेगा। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमें अब ये चेक करना चाहिए कि v वेक्टर डॉट r वेक्टर यहां कितना होगा। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट में i कैप मल्टीप्लाई होकर 1 देते हैं, j कैप मल्टीप्लाई होकर 1 देते हैं। यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 रहता है। तो यहां पर कोस ओमेगा टी एक्स कैप और माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक, ऐसे ही ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। आप पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो v वेक्टर डॉट r वेक्टर 0 आ गया। इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। ठीक है,
तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो सही दिख रहा है। ओके, सेकंड क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। देखो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से दूर की तरफ होता है। ये यदि एक्सेलरेशन में माइनस आर वेक्टर आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो देखो यहां पर एक्सेलरेशन हमारे पास ये रहा, तो एक्सेलरेशन को हम रीराइट करते हैं तो आप पाएंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप बनेगा और वो है आर वेक्टर। आप देख सकते हैं यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो यहां से दिख रहा है कि ए वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर is directed towards origin, क्योंकि r वेक्टर ओरिजिन से दूर है तो एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ओके, बाकी इस क्वेश्चन में बाकी स्टेटमेंट्स को भी चेक करना चाहिए क्योंकि ये भी काफी डिटेल्स हमें देता है, काफी कंसेप्ट हमें बताता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है ऑप्शन में। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, वो चेक हो गया है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यदि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता तो आर वेक्टर के अलोंग होता, प्लस आर वेक्टर आता, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिरे से ही गलत है। नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। देखिए एक्सेलरेशन आर वेक्टर के अलोंग है, परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। बोथ वाली बात इसने बोल दी, ये गलत है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर, नहीं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। डी ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन ही सही है, तो ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला जो सवाल है उसमें क्या गिवन है, इफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल बोला है, इसका यह मतलब है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर है इसका यह मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अब डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है तो हमसे टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा कोस ओमेगा टी बाई 2 एंड प्लस साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी बाई 2, मल्टीप्लाई में है एंड बार बार बोल रहा हूं, इक्वल्स टू 0। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी, तो यह आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कोस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। कोस का वैल्यू 0, इसका मतलब है एंगल पाई बाई 2 है, तो ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा यहां पर पाई अपॉन ओमेगा। यही वो टाइम है जिस पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑर्थोगोनल है यानी परपेंडिकुलर है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो गिवन है, इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। बोल रहे हैं कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अल्फा का वैल्यू पूछा है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यह आएगा। देखिए
लेकिन इधर में थोड़ा सा चेंज इसने किया है, 4j कैप पहले लिखा हुआ है, तो हम यहां पर गलती ये कर सकते हैं कि 4j कैप को 2i कैप से मल्टीप्लाई करके और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, जो कि गलत बात हो जाएगी। तो 4 इंटू 3 आएगा, तो यह आएगा 12 प्लस का, और -4i कैप है तो -4 इंटू 2 -8, ओके, प्लस 8k कैप एंड प्लस अल्फा k कैप, तो यह आ जाएगा +8 अल्फा इक्वल्स टू 0। 12 माइनस 8 4, और ये इधर आएगा तो अल्फा बनेगा 4/8 यानी कि -1/2। हमारा जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, गिवन है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेज, इन दैट केस द फोर्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted। तो हमें सम, वेक्टर सम और वेक्टर डिफरेंस की डायरेक्शन गिवन है कि वो आपस में परपेंडिकुलर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसको चेक करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसे 0 के इक्वेट करेंगे, इक्वल्स टू 0। ठीक, डॉट प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस b vector dot a vector and plus, not plus, minus b vector dot b vector equals to 0। b vector dot a vector कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या यहां से, a vector dot a vector is equals to b vector dot b vector। देखो, जब इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मिलता है। तो यहां से a इज इक्वल टू b, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यदि डिफरेंस सम के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा वो आप देख सकते हैं, are equal to each other in magnitude, B option। okay, next, given क्या है, consider a drop of rain water having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer, it hits the ground with a speed of 50 meter per second, take g constant with value 10 meter per second square, the work done by gravitational force and resistive force of air is। हमें गिवन क्या है, आप देखिए, एक रेन ड्रॉप है, ठीक, और ये कुछ हाइट से ड्रॉप करी गई है, h हाइट मान लेता हूं, रेन ड्रॉप का मास है m। ठीक, और बोल रहा है कि ये जब ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तब इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, मैं मान लेता हूं v है। चल ठीक है, हमें एक तो फोर्स पता लगाना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा फाइंड आउट करना है रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा mgh से, क्योंकि डाउनवर्ड ही आ रही है और g का डायरेक्शन भी नीचे ही है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव वर्क डन होगा। Wg इज इक्वल टू प्लस m, कितना दे रखा है यहां पर 1 ग्राम यानी कि 10⁻³ g का वैल्यू 10 लेना है और हाइट कितनी है, हाइट यहां पर गिवन है 1 किलोमीटर, तो 1 × 10⁻³ -3 + 3 पावर कैंसिल हो गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन आ गया हमारे पास
प्लस 10 जूल, प्लस 10 जूल। ठीक, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स फाइंड आउट करना है, इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रीली फोल्ड है तो इसका मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म्स होगा। टोटल वर्क का मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू K2 की जगह हम लिखेंगे 1/2 mv²। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन हमने निकाल लिया है 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 ग्राम यानी 10⁻³ v 50 मीटर पर सेकेंड है, उसका स्क्वायर करेंगे 2500 आ जाएगा। ठीक है, और कट करते हैं तो ये बनेगा 2 0 से 10⁻³ को कट करेंगे 10⁻1 बचेगा और ये आएगा 2.5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.25 जूल। अब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स फाइंड आउट करना है, तो जो 10 है इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, तो प्लस 1.25 माइनस 10, यह आ जाएगा आंसर हमारे पास -8.75 8.75 जूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन 10 जूल एंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स -8.75 जूल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखना, गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes 8 into 10⁻⁴ joule by the end of second revolution? देख क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, मास गिवन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करी है, काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाती है। ठीक है, और सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद हमसे पूछा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो देख यहां पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी से हम इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं पार्टिकल का। 1/2 mv² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी है 8 इंटू 10⁻⁴। मास गिवन है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻³ और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू 10⁻⁴। कट होता है उसे कट कर लेते हैं, 10⁻² यहां पर बचेगा, इधर 10⁻⁴ से कट होगा 10⁻² बचेगा। तो यहां से v² आएगा 16 इंटू 10⁻²। तो वेलोसिटी यहां से मिल गई हमें v = 4 इंटू 10⁻⁻1। तो वेलोसिटी आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। पर ये तो वेलोसिटी मिली है हमें केवल। ठीक है, सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद वेलोसिटी कितनी है वो हमें मिली है, लेकिन हमें पूछा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमसे पूछा है। तो देख टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करी है तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख लेंगे, फाइनल v हमने निकाल लिया तो v² = 2as। मैंने सेकेंड इक्वेशन लगा दी यूज, तो यहां पर a = क्या आएगा, v² डिवाइड बाय 2s। s क्या है, गिवन टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस, तो क्योंकि सर्कल पर मूव कर रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं, तो सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद जो s की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एक रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल होती है, 2 रिवॉल्यूशन है तो यहां पर डिस्टेंस हो जाएगी 4πr। ठीक, और एक्सेलरेशन यहां से आएगा v² बाय 8πr। v की वैल्यू, v² का वैल्यू हमने निकाला है, क्या है 16 इंटू 10⁻² और 8π का वैल्यू 3.14, r की वैल्यू गिवन है 6.4 इंटू 10⁻²।
जो कटता है उसे काटेंगे, फाइनली आंसर निकालेंगे। तो आंसर जो है ना अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, आप लोग भी करके देखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट गिवन क्या है? गिवन है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड and strikes the earth at the same level with a velocity of 500 meter per second. The work done in joule for overcoming the resistance of air. Initial final velocity given है, work done पूछा है, तो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 माइनस K1, तो वर्क इक्वल्स टू m/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन W इक्वल्स टू आ जाएगा मास 10 ग्राम है, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू V2 कितना है 500 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर 4 एन माइनस V1 कितना है 1000, उसका स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर माइनस 6 या 100 इंटू 10 टू द पावर 4। सॉल्व करेंगे तो देखो W इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद, ये कॉमन आ जाएगा, और 100 में से 25 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे तो आएगा -75। और फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो इसका एग्जैक्ट आंसर नेगेटिव तो बस ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस है, अदरवाइज इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 3750 इन जूल्स। दिस विल बी आवर आंसर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन क्या है देखिए, अ यूनिफॉर्म फोर्स 3i कैप प्लस j कैप एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। ठीक है, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, hence the particle is displaced from position this to position this। पूछा है वर्क डन, हमें पता है वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां बस डिस्प्लेसमेंट निकालना ही एम है, क्यों? क्योंकि दो पोजीशंस गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यह आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 2i कैप माइनस k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर बनेगा 4i कैप माइनस 2i कैप, तो यह आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 2k कैप। अब हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट करना है। तो W इक्वल्स टू फोर्स में I कंपोनेंट है, J है, K कंपोनेंट वैसे ही एब्सेंट है, तो उसका तो 0 हो गया, बचा 3 इंटू 2 6 एंड प्लस 3 इंटू 1 3, तो यहां से आंसर आ जाएगा 9 जूल। बस यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्या गिवन है। गिवन है a body moves along a distance 10 meter a straight line under the action of a 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then angle between the force and direction of motion of the body is। देखो वर्क इक्वल्स टू Fs cos थीटा, थीटा हमसे पूछा है, ये तो आपको ही करना है। नेक्स्ट देखना, देखो when a body moves with a constant speed along a circle, then जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल के अलोंग मूव करती है तो क्या होगा, नो वर्क इज डन ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट,
its velocity remains constant, no force act on it, no work is done on it। देखो सुनो, जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करता है तो उसका स्पीड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाता है। नो फोर्स एक्ट ऑन इट, तो जब सर्कल में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होता है v² डिवाइडेड बाय r, तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो यहां पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी रहती है, 0। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख, a particle of mass 5m not meter 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments। एक पार्टिकल है जिसका मास 5m है और वो 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, टुकड़ों में बट गया। 2 fragments of mass m moves along mutually perpendicular with speed v, the energy released during the process is। देखो, जब एक मास ब्रेक हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। तो यानी कि ये हम पे पूछा है एनर्जी रिलीज्ड, इसका मतलब हमें पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो पहले अपने को फ्रेगमेंट्स की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। फर्स्ट 2 की पता है हमें, वेलोसिटी v है, लेकिन थर्ड वाले की अननोन है, वो फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि यदि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था तो ब्रेक होने के बाद जितना मोमेंटम पहले यानी कि p टोटल पहले 0 था, तो ब्रेक होने के बाद भले ही फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, भले ही उनका वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट हो, लेकिन टोटल मोमेंटम अभी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं उनका मोमेंटम कितना होगा, p√2। p मान लो दोनों का मोमेंटम है, दोनों में से किसी एक का मोमेंटम है, p√2 रिजल्टेंट मोमेंटम है। अब ये तो इन दोनों का है, जबकि टोटल मोमेंटम होना चाहिए 0। तो 2 पार्टिकल्स का, 2 फ्रेगमेंट्स का लीनियर मोमेंटम p√2 है और टोटल 0 करना है, तो थर्ड वाले का मोमेंटम इनके बराबर होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि इन दोनों के रिजल्टेंट मोमेंटम को कैंसिल कर सके और नेट क्या मिले अपने को, 0 मिल जाए। ठीक, तो यानी कि थर्ड वाले का मोमेंटम इक्वल होगा रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स, तो p3 इक्वल टू p√2। अच्छा, p3 क्या है, देखो 5m मास था, 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ m मास ईच, वो p मोमेंटम से चल रहे हैं, तो उनका मोमेंटम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू mv√2। और बचा हुआ जो तीसरा फ्रेगमेंट है उसका मास हो जाएगा 3m, पर उसकी वेलोसिटी वो अननोन है v3। ठीक, m से m कैंसिल हो जाएगा, v3 क्या आ जाएगा यहां से, v√2 डिवाइडेड बाय 3। अब अपने को क्या पूछा गया है, एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, k1 प्लस k2 प्लस k3। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² एंड प्लस 1/2 3m, एंड वेलोसिटी है v²√2/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो v² 2/9 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से 1/2 mv², 1/2 mv², mv² बन जाएगा, एंड 3 से 9 को कट करेंगे तो ये m और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस mv²/3। 1 प्लस 1/3 होगा, यहां पर 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 4/3 mv², और यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक,
नेक्स्ट क्या गिवन है? अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट। ठीक है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन लग रहा है। इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 pieces, 2 pieces each of mass m moves perpendicular to each other with equal speed. Total kinetic energy generated during the explosion। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये आपके लिए छोड़ता हूं क्लास वर्क के तौर पर। क्लास वर्क है बेटा, ये करके देखना इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिवन है एन इंजन पंप्स water continuously through a hose. Water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to the water? मतलब क्या गिवन है? हमें गिवन है एक पंप है, ठीक है, और वो वाटर को क्या करता है? पंप वाटर को लिफ्ट करता है मान लो, या आगे पहुंचाता है। ठीक है, ओके। और उसने क्या बोला कि जो वाटर होज से लीव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है v और मास पर यूनिट लेंथ यानी कैपिटल M मान लो मास है, लेंथ है L, तो m/L गिवन है स्मॉल m। तो मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ द वाटर इमर्जिंग हो जाएगा स्मॉल m इंटू L। ठीक, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर? तो किस रेट पर काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करी गई है वो पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो मास वेलोसिटी स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल m है ना, ये मास नहीं है, यहां पर स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। तो अपने को यहां पर मास यूज करना है तो हम यहां लिखेंगे स्मॉल m इंटू L, पर L के फॉर्म में तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो L के फॉर्म में नहीं है, तो हम ये तो जो आंसर आया है काइनेटिक एनर्जी ये जूल में है। हमें आंसर निकालना है काइनेटिक एनर्जी का रेट, यानी कि टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेट हो जाएगा तो k/t और 1/2 m L/t इंटू वी स्क्वायर। L/t ये वेलोसिटी बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेट हो जाएगा 1/2 m और L/t वेलोसिटी v स्क्वायर एंड v क्यूब बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करने का रेट हो गया 1/2 mv क्यूब। और क्योंकि ये रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड है, सो इसका यूनिट क्या आएगा? जूल, क्योंकि टाइम डिवाइड है इसलिए जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? A shell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kilojoule of energy. The initial velocity of shell is। देख क्या गिवन है, मान ले कि ये गन है, ठीक, और गन ने एक बुलेट फायर करी, तो अपने को पता है गन रिकॉइल करती है। मास ऑफ गन मान लो mg है, गन रिकॉइल करती है विद वेलोसिटी vg, बुलेट का मास है mb और बुलेट की वेलोसिटी है मान ले vb। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है? 1.05 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो रिलीज एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बुलेट और गन दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा। 1/2 mv vb स्क्वायर प्लस 1/2 mg इंटू vg स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन काइनेटिक एनर्जी 1.05 किलो जूल। ठीक है, यहां पर 1/2 मास ऑफ शेल कितना है? ये है 200 ग्राम।
तो 200 डिवाइड बाय 1000 ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। Vb स्क्वायर प्लस 1/2 मास ऑफ गन कितना है 4 किलोग्राम है। Vg की जगह क्या लिख सकता है, लिख सकते हैं Mb अपॉन Mg। Mb कितना है 200 डिवाइड बाय 1000 और Mg कितना है 4। ओके एंड Vb कितना है, Vb पता नहीं इज इक्वल्स टू 1 अब देखो किलो को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 1050। ठीक, जो सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, Vb स्क्वायर डिवाइड बाय 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कट गया, अगेन यहां पर भी क्या आ गया Vb स्क्वायर बाय 10 इक्वल्स टू 1050। तो यहां से Vb 2Vb स्क्वायर इक्वल्स टू 10500। तो यहां से Vb स्क्वायर विल बी रूट ऑफ 10500 डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वेलोसिटी अपने को मिल जाएगी। इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गिवन है अ मास ऑफ 2 kg and another mass of 4 kg are dropped together from 60 feet tall building after a fall of 30 feet each towards earth. Their respective kinetic energies will be in the ratio of। देख क्या बोल रहा है कि m मास को h हाइट से रिलीज करा, ठीक है, h हाइट से रिलीज करा, ठीक, और उसने मान लो कितना हाइट ट्रेवल कर लिया, कितना हाइट ट्रेवल कर लिया 60 फीट ट्रेवल कर लिया, यानी कि मान लो y डिस्टेंस कवर किया उसने। पहले वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, y डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर दूसरी जो बॉल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 30 फीट, यानी कि सेकेंड बॉल ने ट्रेवल करा y/2। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब किसी मास को हम ड्रॉप करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ही आती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या रहेगी, देखो वो रहेगी mgh/2 फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए। क्यों, क्योंकि हाफ डिस्टेंस उसने कवर कर ली है आफ्टर फॉल ऑफ 30 फीट ईच। दोनों की दोनों ने हाफ डिस्टेंस ही कवर करी है। तो यहां से तो सीधा ही दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो रेशियो पूछा है तो K1/K2 तो क्या ही हो जाएगा, K1/K2 2/4 आ जाएगा। इसमें तो सोचना ही नहीं, 1:2, ये तो ऐसे ही हम सोच रहे थे ज्यादा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पर एंड करूंगा। आज का जो सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, आप लोग उसे भी जरूर से देखिएगा। आप यदि यहां तक बने हुए हैं इसका मतलब आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से पढ़ाई को करते रहिए, बने रहिए। कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट पीवाईक्यू सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं नीट पर प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स, और मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कहने का मतलब। ओके, और आज जो हम चैप्टर सॉल्व करेंगे वो है वर्क एनर्जी पावर। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, और पिछले 20 से 30 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनको सॉल्व कर लेंगे यदि आप लोग तो आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या गिवन है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। देखो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज गिवन है, मोमेंटम का परसेंटेज चेंज पूछा है। तो हमारे पास एक रिलेशन है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है K = P²
2m। तो बस हमें किसी तरह से p का चेंज अपने को देखना है यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमेशा इस तरह लिखते हैं, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 100। ये होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज कितना गिवन है 300। 00 से 00 कटेगा, 1 उधर जाएगा, तो K2/K1 कितना आ गया यहाँ पर अपने पास 3 + 1 4। K2/K1 4 आ गया। तो हमसे पूछा है मोमेंटम कितना चेंज होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे P2/P1 इज इक्वल टू √of K2/K1, क्योंकि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, तो √K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, तो √K2/K1 इक्वल टू P2/P1। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर P2/P1 आ जाएगा, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से P2/P1 2 आ गया। हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है, तो हम क्या करेंगे P2/P1 -1 × 100। तो P2/P1 2 - 1 × 100, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 100%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, बोल रहा है क्या, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। मतलब एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट करा गया है, मान लो कि इनिशियली उसको स्पीड दी है u, ठीक है, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी K। ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये कितना गिवन है यहाँ पर 45 डिग्री। मैक्सिमम हाइट पर हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है u cos थीटा। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा क्या है यहाँ पर 45 है, थीटा क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mu², इक्वेशन 1। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी 1/2 m और u cos थीटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा u² cos² थीटा। यहां से 1/2 mu² क्या है 1/2 mv² k है, तो k डैश क्या आ जाएगा यहां से k इंटू cos² थीटा। cos 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2, तो k डैश आ गया k/2। ठीक, यही k/2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, बोल रहा है कि टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेज। तो हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है P²/2m। हमें बोल रहा है कि P सेम है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है, मास का रेशियो हमसे पूछा है। तो यहां से हम लिखेंगे क्योंकि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो m1/m2 इज इक्वल टू K2/K1। K2/K1 यानी कि वो गिवन है अपने को। देखिए इनिशियल जो है वो 4 है, फाइनल मतलब फर्स्ट वाले का 4 है, सेकंड वाले का 1 है। ओके, तो यहाँ पर K2 के लिए लिखेंगे 1/4, तो यहाँ से m1/m2 आ गया 1/4, तो यहाँ से 1:4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट गिवन है द काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय अ मास m in traveling distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to। मतलब काइनेटिक एनर्जी मास के साथ किस तरह से रिलेट कर रही है वो हमसे पूछा है, लेकिन इसने बोला है कि फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 mv²। देखकर लगता है कि मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर v जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u 0 हो जाएगा, प्लस 2a एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड s। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है d है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे s की बजाय d। तो देखिए v² आ गया 2ad, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारे पास 1/2 m और इंटू 2ad। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास,
तो 2 इंटू एफ अपॉन एम इंटू डी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एफ इंटू डी आ गया। कहीं भी काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी कि मास की 0 पावर यहाँ पर यूज हो रही है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी m⁻0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of radius capital R with uniform speed v. When it moves from one point to a diametrically opposite point, it's, तो देखिए एक सर्कुलर पाथ है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, लेकिन मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको, वर्टिकली दिख रहा है होगा आपको। मान लो कि यहां पर इस ए पॉइंट पर इसकी स्पीड है v स्पीड से सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेट से बी पॉइंट पर पहुंच गया, और अब ये इसका जो स्पीड है वो तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका है तो यहाँ पर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो देखो ए ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी चेंज बोला है, तो ये बात तो गलत है। डी ऑप्शन में भी काइनेटिक एनर्जी चेंज बोला है, ये वाली बात भी गलत है। बी ऑप्शन में बोल रहा है मोमेंटम डज नॉट चेंज, तो मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। मोमेंटम चेंज कितने से होगा? 2mv से। जब भी ऐसा हो तो मोमेंटम चेंज किस तरह से निकालते हैं? फाइनल मान लो mv है और माइनस इनिशियल, अब इनिशियल फाइनल का अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन में यूज करूंगा, माइनस mv, और mv कितना हो जाएगा? 2mv। तो ये मोमेंटम चेंज हो गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स गिवन है, अ फोर्स F इक्वल्स टू 20 + 10y एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। पार्टिकल पर y डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और वर्क डन हमसे पूछा है कहां से कहां तक? y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1 मीटर तक वर्क पूछा है। वर्क डन किस तरह से निकालेंगे? फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो अपने को क्या मिल जाएगा? वर्क डन फ्रॉम 0 टू 1। गिवन है लिमिट्स, f की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इजीली वर्क डन मिल जाएगा। ये आपका क्लास वर्क है, अभी करके देख लो, रोक लो वीडियो को एक बार और विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट कंप्लीट कर दो, 20 सेकेंड में। ठीक, नेक्स्ट, गिवन है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स which causes a displacement s in meters in it, given by the relation s equals to 1/3t square। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, पूछा क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड्स, ये हमसे पूछा गया है। तो एक वर्क कैसे लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास, लेकिन फोर्स के लिए क्या? फोर्स होगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए इंटू एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को s चाहिए और a चाहिए, s और s तो है हमारे पास, a नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी कैसे मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देख s को डिफरेंशिएट करेंगे 1/3t स्क्वायर है, तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2/3t आ गया वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आ गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देख क्या करना है अपने को, हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन इक्वल्स टू m कितना है? 3, a कितना है? 2/3, और s कितना है? 1/3t स्क्वायर। t का वैल्यू पुट करो, कितना है? 2, तो ये आ जाएगा t का वैल्यू कितना है यहाँ पर? ये है 2 सेकेंड्स, तो ये आएगा 1/3 इंटू 2 स्क्वायर। तो देख w इक्वल्स टू आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 टू जा 8, तो अपने पास वर्क डन क्या आ जाएगा? 8/3 जूल। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि a force F acting on an object varies with distance x as shown here. Okay, the force is in Newton, x in meter. The work done by the force in moving the object from x equals to 0 to x equals to 6. देखिए इसमें एक डायग्राम था, डायग्राम क्या था? बेसिकली ग्राफ था, वो कुछ इस टाइप का ग्राफ था, इस टाइप से था, और आपसे ये x है, इधर इधर f है,
और आपसे पूछा था वर्क डन बताइए, तो सीधी सी बात है, देखिए एग्जैक्ट डेटा तो मैं अभी यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा। 10 न्यूटन, ये मान लो ये 4 है, ये 6 है, इस तरह से है। 0 से 6 के बीच हमसे वर्क डन पूछा है, तो अपने को इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ये करने के बाद हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक, मतलब एक सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा ही है, बस एरिया अंडर द ग्राफ निकालना था। नेक्स्ट देखो, एफ गिवन है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स गिवन है। ओके, मास है 2 kg और डिस्प्लेस करा गया है x = 0 से x = 5, वर्क डन पूछा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ता हूं। क्लास वर्क रोकिए वीडियो को और 1 मिनट के भीतर इसको कंप्लीट करके दे दो, 30 सेकेंड्स में ही। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। गिवन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड ऑफ u, force field is u equals to a upon r square minus b upon r, where a and b are positive constant, r is the distance of the particle from the center of the field. Force for stable equilibrium the distance of the particle is। देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस क्या होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक तो आप ये याद रखना कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है। तो यदि आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स मिल जाता है। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है। तो हमें आर का वो वैल्यू पता लगाना है जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि फोर्स 0 है। और फोर्स 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें जो ये इक्वेशन गिवन है, बस हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो डी यू अपॉन डी आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिस्टेंस आर ही है। तो देख a अपॉन आर स्क्वायर को मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r⁻² एंड माइनस b r⁻1 d/dr। पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया इसको और अब डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -2a और r पर -2 -1 तो -3 बनेगा, वो नीचे जाएगा r³। ठीक है, एंड माइनस r⁻1 को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आ गया और r⁻2 वो नीचे जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और b/r²। अब क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसे 0 के बराबर में पुट कर दूंगा। यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए यहां आएगा 2a/r इज इक्वल्स टू b। ओके, तो r इज इक्वल्स टू 2a/b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2a/b यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअल में आप याद रखिएगा कि जब भी सिस्टम पर वर्क करा जाता है, जब भी सिस्टम पर वर्क करते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट यदि हम वर्क करते हैं एक्सटर्नली, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब अपन इस बात को चेक कर लेते हैं। अपॉन द सिस्टम, ये वाली बात तो ठीक है, यदि अपने को पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। ओके, बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाली बात सही नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा का वर्क नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जब वर्क होता है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, ना कि इंक्रीज होती है। तो ये वाली बात ही यहाँ पर गलत हो गई। अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो मैच नहीं करता है। सी ऑप्शन, बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो देखिए सिस्टम जब भी वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये वाली बात में भी देखिए कि क्या आ गया, बाय अ कंजर्वेटिव, अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। तो अपने को यहां पर लिखना चाहिए अगेंस्ट,
अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में तो कोई से ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन अपन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, अपॉन द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगले प्रश्न में है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively. मतलब क्या गिवन है, एक पार्टिकल को रिलीज करा गया कितनी हाइट से, एस हाइट से। ठीक है, at certain height its kinetic energy is 3 times of potential energy. Okay, height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. मतलब हमें ये गिवन है कि मान लो कि ये कोई m मास है, ठीक है, और इसे ड्रॉप करा गया कितनी हाइट से, s हाइट से, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgs मैक्सिमम हाइट पर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। ठीक, अब जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, यदि इसे रिलीज कर दे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो गई, यहां पर इस किसी इंस्टेंट पर 3 टाइम्स हो गई। मान लो कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, चल अब हमें पूछा है कि ये जो इंस्टेंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो गई है, ये जो इंस्टेंट है यहां पर हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें तो ठीक है। देखिए मैक्सिमम हाइट पर हम लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgs, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 इज इक्वल्स टू E। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो इस किसी इंस्टेंट पर भी टोटल एनर्जी mgs ही बने रहेगी। तो यानी कि mgs इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 3u, पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ पे u है, पहले वाली u डैश थी। ठीक है, चल तो 4u आ गया यहां से, तो यहां से u का वैल्यू क्या आया, इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgs/4। ठीक है, mgs/4। इसमें जो हाइट वाला कंपोनेंट है वो mg के अलावा होता है, तो ये जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो क्या है, s/4। ये तो आ गई हमारे पास हाइट। अब हमसे पूछा क्या है, साथ ही साथ हमसे पूछा है वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है mv/2 mv², और ये काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgs/4 का 3 टाइम्स बोला है इसने क्वेश्चन में। तो 3 mgs/4, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 को भी कट कर लेंगे, ये 2 आ गया, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा √3gs/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, s/4 3gs/2, यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक क्या गिवन है, a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is mostly likely to break when। देख, एक वर्टिकल सर्कल की बात करी है, और वर्टिकल सर्कल में 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है ये वाला लोवेस्ट पॉइंट, एक ये हाईएस्ट पॉइंट, और एक ये हॉरिजॉन्टल जहां पर स्ट्रिंग हो जाती है वो वाला पॉइंट। मैं इन्हें पॉइंट मार्क कर लेता हूं A-B-C। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि यहां पर ये मान लो यहां पर स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप याद रखना कि टेंशन सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है। और जहां टेंशन मैक्सिमम होगा वहीं पर वायर क्या हो सकता है, ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे।
तो जहां पर टेंशन मैक्सिमम है वहां पर वायर के ब्रेक होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 600 नहीं है 60 डिग्री है, फ्रॉम वर्टिकल नो, मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं इस पर तो टेंशन जीरो हो जाता है, या यहाँ पर तो मिनिमम टेंशन रहता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लूज रहेगा, वायर टूटने का कोई खतरा नहीं है। वायर इज हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं होगा, यहाँ टेंशन जीरो नहीं हो सकता। मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन मतलब मैक्सिमम नहीं हो सकता हॉरिजॉन्टल पर, जीरो की तो क्या बात है। मैं जब मास लोवेस्ट पॉइंट पर रहेगा तब टेंशन मैक्सिमम होगा और वहां ब्रेक हो सकता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, गिवन क्या है, गिवन है अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h just completes a vertical circle of diameter d, the height h is equals to, मतलब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो देखिए कि जो जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, mgh, ठीक है। और जब ये ए पॉइंट पर रीच करता है यहाँ पर, तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो थी इसके पास mgh विद रेस्पेक्ट टू द डेटम, विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, ओके। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं mgh विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv² एट ए पॉइंट, मास से मास कट गया तो यहाँ से va आ जाएगा क्या, √2gh। अब इसने बोला है कि ए पॉइंट पर जो ये वेलोसिटी है ये इतनी सफिशिएंट है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट है कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अब इतनी सफिशिएंट है तो सफिशिएंट वेलोसिटी टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल वो होता है √5gr, r रेडियस होता है, ठीक है। ये मिनिमम स्पीड है जो चाहिए लोवेस्ट पॉइंट पर ताकि कंप्लीट सर्कल कर सके पार्टिकल। तो यहां पर हम इन दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट कर लेते हैं, √2g, और इसने बोला है देख ए बी डायमीटर कैपिटल डी है, तो r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, d/2, 2 से 2 कट गया, रूट हटा दो, तो यहां से 2gh इज इक्वल्स टू gd, ठीक है। तो यहां से h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओके। अब अगला सवाल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखना क्या गिवन है। गिवन है what is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। तो सीधे सीधे आंसर है √5gr, ठीक है। अभी हमने किया उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। चल नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E इज मूविंग अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन ux, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन वेयर व्हेन। देखो वैसे तो जब हम क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, तब पार्टिकल उसी रीजन में मूव कर सकता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम रहे, या तो उसके बराबर रहे। यदि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी से तो फिर उस रीजन में पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग चीज है, वहां पर हम देखेंगे तो ये वाले कंडीशन जिसमें E यदि कम है और U ज्यादा तो भी पार्टिकल मूव कर सकता है, वो एक्चुअली टनल इफेक्ट करके होता है, वो हम देखेंगे यदि हम BSc MSc पढ़ेंगे तब। तो देखिए जो रीजन है जिसमें रिस्ट्रिक्ट होगी पार्टिकल की मोशन वो होगा U ग्रेटर देन E, ये देखिए डी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट देख क्या गिवन है, गिवन है a stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as the center, okay। At a certain instant of time the stone is at its lowest position and has a speed u, the magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal, where g is acceleration due to gravity। देख ऐसा कुछ गिवन है, ये मान ले सर्कुलर पाथ है, वर्टिकल सर्कल, और एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड सेंटर पर टाइड है और दूसरा एंड कहां पर है, दूसरा एंड है
एक स्टोन के साथ टाइड है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ है L, ठीक। बोल रहा है कि जो इनिशियल लोवेस्ट पॉइंट जो है जहां पर वेलोसिटी है इसकी u, और जब इसका स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तब इसका वेलोसिटी चेंज कितना होगा ये हमसे पूछा है। डेल्टा v कितना होगा ये हमसे पूछा है। ओके, आई होप आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि लोवेस्ट पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल वाला यानी 90 डिग्री एंगल तक जब हम पहुंचाते हैं स्ट्रिंग को तब वेलोसिटी चेंज कितना होगा इस ड्यूरेशन में। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले ये जो हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन है यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना बढ़िया रहेगा। तो देखिए लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mu² इक्वल्स टू 1/2 mv² एंड प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgl, क्योंकि l लेंथ से ऊपर चढ़ गया है ना, तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gl, और यहां से v आ गया हमारे पास क्या, √u² माइनस 2gl। ये तो v आ गया। हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो चेंज जब हम निकालते हैं तो अंडर ऑफ फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा v कितना है √u² माइनस 2gl, उसको स्क्वायर करेंगे u² माइनस 2gl एंड प्लस u²। तो यहां से आ जाएगा 2u² माइनस 2gl, तो ये बनेगा 2 कॉमन u² माइनस gl एंड √। तो ये रहा ऑप्शन अपने पास में, ये रहा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चल नेक्स्ट देख क्या गिवन है। गिवन है अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 0.75 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली, इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो वही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेंगे, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg, चेंज इन हाइट, ठीक है, m से m कट जाएगा तो v आ जाएगा √g डेल्टा h, √2g डेल्टा h, दैट्स इट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, इसे आप सॉल्व करिए, आपका CW है ये, 1 मिनट में कर लो। ओके, नेक्स्ट देख गिवन है टू सिमिलर स्प्रिंग P and Q have spring constant KP and KQ such KP is greater than KQ। हमारे पास दो स्प्रिंग है, KP बड़ा है KQ से। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट, केस 1 में सेम अमाउंट से स्ट्रेच करा गया यानी XP इक्वल्स टू XQ फर्स्ट केस में, तो और सेकेंड केस में देन बाय द सेम फोर्स केस B, और फिर दूसरे केस में बोल रहा है कि फोर्सेस सेम है, फोर्स सेम है। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP एंड WQ आर रिलेटेड टू, तो WP एंड WQ के बीच क्या रिलेशन होगा ये हमसे पूछा गया है। ओके, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्योंकि वर्क डन ऑन स्क्रीन, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है 1/2 kx²। एक्चुअली वर्क डन बाय स्प्रिंग देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अपन लोग केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो दैट्स इट। ओके, W इक्वल्स टू 1/2 kx²। अब यहां से आप देखेंगे तो WP इज इक्वल्स टू 1/2 kpxp² और WQ इक्वल्स टू 1/2 xq²। आप देखेंगे कि x सेम है, यदि फर्स्ट केस में x सेम है तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो यहां से क्योंकि P का स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा है तो WP इज ग्रेटर देन WQ, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या है, फोर्स सेम है,
फोर्स सेम है तो हम लिखेंगे Kp XP इक्वल्स टू KQ XQ, फोर्स सेम है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, हम यहां लिख सकते हैं x की वैल्यू XP अपॉन, या फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देख इस तरह से कर सकते हैं F इक्वल्स टू KP XP, तो यहां से XP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा F अपॉन KP, और XQ क्या आ जाएगा F अपॉन KQ। बस वैल्यू पुट कर लेंगे तो वर्क यहां से आ जाएगा WP इक्वल्स टू 1/2 KP इंटू F स्क्वायर अपॉन KP स्क्वायर। ठीक, KP से KP कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप पाएंगे कि वर्क जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि वर्क स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब की बात जिसका के ज्यादा होगा तो P का के ज्यादा है तो P का वर्क कम होगा और Q का वर्क ज्यादा होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ये रहेगा, फर्स्ट केस में P का वर्क ज्यादा होगा, सेकेंड केस में Q का वर्क ज्यादा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. The mass is released from rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be. तो देख क्या गिवन है कि ये कोई स्प्रिंग है और इसके साथ कोई मास अटैच्ड है और इस मास को रिलीज करा गया और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा स्प्रिंग में, यानी कि हमसे x का वैल्यू पूछा है, k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो देखिएगा कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मान लो कि इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, ओके, अपने जो अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में थी, तो x उसका 0 और फिर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहां से हमें देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो कि x कंप्रेस होने के बाद x एक्सटेंड होने के बाद, x डिस्टेंस से एक्सटेंड होने के बाद उसने एनर्जी कितनी स्टोर करी, 1/2 kx स्क्वायर। ये एनर्जी आई कहां से, पोटेंशियल एनर्जी से, mgx। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2mg/k। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 2mg/k। यहां पर करेक्ट है a। ठीक, नेक्स्ट देखो, देख क्या गिवन है, सी a vertical spring with force constant k is fixed on the table. A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is. तो देख जैसे ऐसा कुछ गिवन है, ये मान ले कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और h हाइट से कोई m मास को यहां से रिलीज करा गया है। ठीक, और ये स्प्रिंग है वो कितना डिस्टेंस तक कंप्रेस होती है, d डिस्टेंस तक कंप्रेस होती है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है नेट वर्क डन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, टोटल वर्क डन। यानी टोटल वर्क डन, इसका ये मतलब है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, यानी mgh, टोटल कितना डिस्टेंस से मूव कर रहा है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, h प्लस डी, तो mgh प्लस डी, ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। ठीक है, एंड प्लस अब क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, तो यहाँ पर उसका वर्क नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वर्क कितना होगा स्प्रिंग का, 1/2 kd स्क्वायर। ओके, क्योंकि एक्सटेंशन कितना है, सॉरी कंप्रेशन कितना है, d है यहाँ पर, और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरोज है। तो यहाँ से 1 सेकेंड, टोटल वर्क डन ही पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी की तो कोई चीज यूज ही नहीं करनी, दैट्स इट, बस इतना ही है, यही वर्क डन है जो हमसे पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा, mgh प्लस डी माइनस 1/2 kd स्क्वायर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख क्या गिवन है,
गिवन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो देख पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx², और इनिशियली कितना से स्ट्रेच हो रही है 2 सेंटीमीटर से, तब उसने एनर्जी कितना स्टोर करी u। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। बोल रहा है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो u है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमसे पूछा है, रेशियो ले लेंगे बेटा, u1/u2 इज इक्वल टू kx1/2 डिवाइड बाय kx2/2। k/2 से k/2 कैंसिल हो जाएगा, x1/x2 का होल स्क्वायर बनेगा, x1 है 2, x2 है 8 और उसका स्क्वायर, 2 से 8 को कट करेंगे 4, तो u1 का वैल्यू क्या है, u1 का वैल्यू है u डिवाइड बाय u2 इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर 16, तो u2 आ जाएगा यहाँ पर क्या 16u। ठीक है। नेक्स्ट गिवन है a mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant k equals to 50 Newton upon meter, the maximum compression of the spring। मतलब ऐसा कुछ मान लो सिचुएशन गिवन है आपको कि ये कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k और m मास है और v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसके साथ में टकराता है, इसके साथ में स्प्रिंग के साथ टकराता है, तो स्प्रिंग क्या होती है यहाँ पर कंप्रेस होती है। स्प्रिंग क्या होती है, कंप्रेस होती है। हमसे पूछा है स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेंगे। तो देख इनिशियली कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी में। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से x आ जाएगा क्या mv²/k और उसका अंडर रूट x ही पूछा है, वैल्यू पुट करोगे x आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए बेटा। बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? देख क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जिसको क्या किया गया है, वर्टिकली थ्रो किया गया, मान लो ग्राउंड से, कितना वेलोसिटी दिया, v वेलोसिटी, v का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इट मोमेंटरीली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट, हाइट कितना इसने कवर करा रेस्ट में आने के लिए, 18 मीटर, 18 मीटर। और आगे क्या बोला, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, और पूछ रहा है कितना एनर्जी उसने लॉस किया है। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है 1/2 mv², फाइनल एनर्जी क्या है mgh 1 सेकेंड। अब क्योंकि रेस्ट में आ गया तो हाँ बस पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनिशियल तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, बचा हुआ जो एनर्जी वो लॉस है। तो बस 1/2 m का वैल्यू 1, v की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और माइनस m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10, h कितना है 18, तो ये आ जाएगा कितना 200 माइनस 180, तो ये आ जाएगा 20 जूल। 20 जूल एनर्जी लॉस हो गई एयर फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, नेक्स्ट देख क्या गिवन है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to friction force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? देख सुन, टरबाइन पर 60 मीटर की हाइट से, टरबाइन पर 60 मीटर की हाइट से वाटर फॉल होता है जिसका रेट कितना गिवन है 15 kg पर सेकेंड। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वाटर के पास कितनी थी mgh थी, और क्योंकि m/सेकेंड गिवन है यानी कि m/टाइम गिवन है, यानी कि ये जो एनर्जी नहीं है एक्चुअली ये पावर है, पावर गिवन है कितना है mgh, m कितना है 15, ओके, और g 10 और h की वैल्यू कितनी है 60।
याद रखना, क्योंकि मास नहीं गिवन है, मास का रेट गिवन है, इसलिए जो क्वांटिटी मिलेगी वो पावर मिलेगी, और जो यूनिट भी होगा वो क्या होगा, वॉट। 615 या 9 615 या 90 9000 वॉट, यानी कि 9 किलोवाट हो गया हमारे पास P1। तो चल ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10% का लॉस हो गया इनपुट पावर, इनपुट एनर्जी का। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी होती है क्या, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या है, जो टर्बाइन रोटेट कर रही है वो आउटपुट पावर है जिस स्पीड से, और इनपुट पावर क्या हो जाएगी, इनपुट पावर होगी वाटर की पावर। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है, 10% लॉस हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि एफिशिएंसी 90% है। 90% को 0.9 लिख सकता हूं मैं। 0.9 इक्वल्स टू पी आउटपुट, वो जो कि हमसे पूछा है, और पी इनपुट कितना है, पी इनपुट है 9, तो ये 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8.1 किलोवाट पी आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8.1 किलोवाट। चल नेक्स्ट देख, देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। A body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force F equals to this। ठीक है, what power would be delivered by the force at the time। देख हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बॉडी का मास 1 kg, हमें गिवन है फर्दर क्या, फोर्स। ठीक है, और what पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम। पावर हमसे पूछा है। ओके, व्हाट पावर वुड बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, फोर्स F इक्वल्स टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यस ठीक है, पावर पूछी है। तो देख पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स तो है लेकिन वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं एम ए। एम कितना है, 1 इंटू ए इज इक्वल टू 2t आई कैप एन प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ए कितना आ जाएगा, ये आ गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। हमें लेकिन वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर 2i कैप प्लस 6t जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे पावर निकालने के लिए फोर्स और वेलोसिटी का। तो देख 2 इंटू 2 40 आई कैप, ओके, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा कितना, 40। अच्छा चल ठीक है, 40 आई कैप, आई कैप तो यहां से रिमूव ही हो जाएगा, तो यहां पर पावर क्या आएगा, देख पावर बनेगा, 1 सेकेंड, सी P इज इक्वल्स टू F। तो देख वेलोसिटी हमारे पास आया 2 आई कैप और फोर्स में है 2t आई कैप, तो ये बनेगा डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये बनेगा 4t। ठीक है, आई कैप 1 बन गया, और 6t इंटू 3t स्क्वायर, तो ये बनेगा प्लस 18t क्यूब जे कैप। और अपना जो आंसर है इसमें मैच नहीं कर रहा है। एक फोर्स गिवन है, मास कितना है, 1 kg है, 1 सेकेंड, F है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और F से मैंने क्या निकाल लिया, F से मैंने निकाली वेलोस एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma करके, एक्सेलरेशन आ गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ओके, और एक्सेलरेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई, कितनी आई, 2 आई कैप। अच्छा 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 ठीक है चल, और
यहां से वेलोसिटी आ गई 2i कैप प्लस 6t j कैप, ठीक है। और हमसे पावर की बात करें तो पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पावर आ जाएगी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, ठीक है। पावर क्या आ जाएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे तो 40 प्लस 18t क्यूब 18t क्यूब, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी, देखो देखो, ये चीज थी जो गलत हो रही थी, देखो सुनो, अभी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है हमारे पास और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी आती है एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके नहीं, इंटीग्रेट करके। एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी नहीं मिलेगी, इंटीग्रेशन से मिलेगी, बिल्कुल यही चीज मिस हो रही थी। तो v यहां से क्या आ जाएगा, देख 2t, 2 और t को इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2 आएगा, आई का, अब ठीक है, प्लस 3 और t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे t क्यूब बाय 3 j कैप। अच्छा, तो v आ गया t स्क्वायर आई कैप एन प्लस t क्यूब j कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई और अब पावर चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, तो 2t इंटू टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2t क्यूब, ठीक है, प्लस 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, यानी कि 3t रेस्ट टू पावर 5, ये हमारा वॉट में आंसर आ जाएगा, पावर में। ओके, ठीक है। एक छोटा सा जो कंसेप्ट है ना, ये हम लोग मिस कर रहे थे, ठीक। वेलोसिटी